हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो यस, जीरो क्या है भाई, जीरो को p बाई, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जीरो है अपने पास, ठीक है, तो जीरो में चलो ठीक है, p तो ये रहा, लेकिन q हम कहाँ से लाएंगे, तो क्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जीरो को अगर हम 0/1 की फॉर्म में लिखें तो क्या ये वापस से जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो यानी कि हम जीरो को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम जीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जीरो एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब हमारे पास एक ये 3 है और इधर ये 4 है। अब इन 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं। अब देखिए 3 और 4 के बीच में आप बोलोगे कौन से नंबर होते हैं भाई, 3 के बाद तो 4 ही आता है। लेकिन अब देखिए ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमें पता है, p बाई क्यू। तो डिफिकल्ट है ना, 3 और 4 के बीच में p बाई क्यू वाले नंबर निकालना थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लग सकता है, तो कोई बात नहीं भाई, 3 और 4 लिख लो। 3 के बाद में 3.1 तो आता है, 3.2 तो आता है, 3.3 तो आता है, 3.4 आता है, 3.5 आता है, 3.6 आता है। ये नंबर तो 3 और 4 के बीच में आते ही है ना, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो बस अब इन नंबर को ही हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। 3.1 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे 3.2 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यानी और ये क्या है, ये p/q की फॉर्म में ही तो नंबर्स हैं सारे के सारे। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31/100, 32/100, 33/100, सॉरी 31/10, 32/10, 33/10, 35/10, 34/10। ठीक है, जो भी नंबर कट रहे हैं उसको आप काट भी सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3 और 4 के बीच में हमें मुश्किल पड़ रहा था p बाई क्यू नंबर्स निकालना, तो कोई बात नहीं, 3 और 4 के बीच में हमें 3.1 तो पता है, 3.2 तो पता है। अब इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लो। वो कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटा दिया, डेसिमल लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखिए ये तो 3 और 4 था, ठीक है, सिंपल सिंपल नंबर थे, तो इनके बीच में हमने पॉइंट वाले नंबर हम बचपन से पढ़ते हैं तो हमने लिख दिया। लेकिन ये 3/5 4/5 के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में कहाँ से हम निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत आसान सी चीज़ है। जब भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, यहाँ पे ये क्या है, रेशनल नंबर है भाई, ये खुद भी तो एक रेशनल नंबर है, ये खुद भी तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। अब इन p बाई क्यू वाले नंबर्स के बीच के हमको नंबर्स निकालने हैं जो कि खुद p बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो देखिए इनके लिए फॉर्मूला होता है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो इनका फॉर्मूला होता है a + b/2, जहाँ पे वो a कौन सा है, ये पहले वाला रेशनल नंबर, b कौन सा है, दूसरे वाला रेशनल नंबर, और अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3/5 है, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में हमारे पास कौन सा रेशनल नंबर आएगा, a + b/2। तो यहाँ पे a की जगह 3/5 प्लस b की जगह 4/5 अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 7/5/2, यानी कि 7/10। अब 3/5 और 4/5 के बीच में हमारे पास क्या रेशनल नंबर आया, 7/10। अब सेम फॉर्मूला लगा देंगे हम 3/5 और 7/10 में, इन दोनों में a + b/2। यहाँ पे अब a क्या हो जाएगा, 3/5, b क्या हो जाएगा, 7/10, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो 6 + 7 अपॉन में 10, अपॉन 10 और उसके भी अपॉन में 2, तो यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास 13/20। अब देखिए इन दो रेशनल नंबर के बीच में ये वाला रेशनल नंबर आया था 7/10। अब इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आया, 13/20। ठीक है, अब 7/10 तो यहाँ पे बीच में था, अब 7/10 और 4/5 के बीच में कौन सा वाला रेशनल नंबर होगा, तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे a + b/2 वाला। तो यानी कि 7/10 प्लस 4/5 अपॉन में 2 = 7 + 8 अपॉन 10 और उसके भी अपॉन में 2, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा अपने पास 3/4। इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आया, 7/10। इन दोनों के बीच में कौन सा आया, 13/20। इन दोनों के बीच में कौन सा आया, 3/4। अब उसी तरह से इन दोनों के बीच में फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि 3/4 और 4/5 के बीच में, यहाँ पे भी a + b/2 वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास 31/40, फिर 31/40 और फिर से 4/5 के बीच में फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास 63/80। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से हमारे पास क्या 5 रेशनल नंबर आए, 7/10, 13/20, 3/4, 31/40, 63/80। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जब भी हमारे पास दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो a + b/2 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स इसमें हमको बताने हैं कि एवरी रेशनल नंबर
एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो येस एवरी नेचुरल नंबर अब हमारे पास क्या होता है, होल नंबर होता है। हमको पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें ये 0 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी कि इतने इतने जो नंबर हैं वो तो नेचुरल नंबर है ना अपने पास, तो यानी कि होल नंबर बड़ा नंबर हो गया, नेचुरल नंबर छोटा नंबर हो गया, यानी कि होल नंबर ये बड़ा नंबर हो गया, नेचुरल नंबर छोटा नंबर हो गया। तो येस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो नहीं, एवरी इंटीजर तो होल नंबर नहीं होते। देखिए इंटीजर कौन से होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर में 0 भी आता है, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है, ठीक है। यानी कि जो इंटीजर होता है वो अपने अपने अंदर नेचुरल नंबर को भी समा रखा होता है, होल नंबर को भी समा रखा होता है और सारे नेगेटिव नंबर को भी समा रहा होता है, ठीक है। अब एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नहीं, तो ये जो नेगेटिव वाले हैं ये होल नंबर कहाँ हैं, हाँ 0 है, 1 है, 2 है, ये इंटीजर भी हैं और ये होल नंबर भी है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये जो नेगेटिव वाले हैं ये तो इंटीजर नहीं है ना, सॉरी ये तो होल नंबर नहीं है ना, ये इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हर कोई इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो नहीं, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते अपने पास। हमको क्या पता है कि होल नंबर आर कंप्लीट नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, यानी कि 0 1 2 3, वेयर एज रेशनल नंबर कैन बी इन डेसिमल एज दे आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। भाई रेशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में होते हैं ना, तो वो डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि जैसे मान लीजिए 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है और इसको हम डेसिमल की फॉर्म में क्या लिखना चाहेंगे, 0.66, लेकिन 0.6 होल नंबर तो नहीं है ना, होल नंबर क्या होता है हमको पता है, 0 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि हर कोई जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होगा, लेकिन होल नंबर तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, भाई इनको तो p/q की फॉर्म में लिख दो। लेकिन सारे रेशनल नंबर ज़रूरी थोड़ी है इनको डिवाइड करने के बाद पूरा होल नंबर ही बैठे, पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर ही बैठे, डेसिमल में भी तो बैठ सकता है, तो वो तो होल नंबर हमारे पास नहीं हो सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था अपने पास पूरी एक्सरसाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th NCERT की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि हमें रेशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो रेशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट है 2 - √5। अब देखिए 2 जो है अपने पास वो तो रेशनल नंबर है, हमको पता है कि हम 2 को 2/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो √5 है हमको पता है ये √2 √5 √3 इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर आप √5 की वैल्यू भी निकालोगे तो ये 2.2360679 डैश डैश आगे चलती ही जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो हमको पता है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि √5 अपने पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब ये जो 2 है वो रेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, तो इनको कंबाइन मिला के जो नंबर आएगा वो इरेशनल होगा। अगर डिफरेंट नंबर्स है, एक रेशनल है एक इरेशनल है, या एक इरेशनल है एक रेशनल है, यानी कि अगर डिफरेंट नंबर्स हैं तो आंसर क्या आएगा अपने पास, इरेशनल। फाइनल आंसर जो पूरा ये जो कंबाइंड नंबर है क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और अगर सेम नंबर्स होते हैं, मान लो यहाँ पे रेशनल होता है, यहाँ पे भी रेशनल होता है, यहाँ पे इरेशनल होता है, यहाँ पे भी इरेशनल होता है, तो उस केस में रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो टोटल कंबाइन मिला के जो 2 - √5 है ये क्या बनेगा, ये एक इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, 3 + √23 - √23। अब देखिए ये प्लस का √23 है, ये माइनस का √23 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा 3, और 3 हमको पता है क्या है, एक रेशनल नंबर है, p/q 3/1। थर्ड पॉइंट, 2 √7 / 7 √7। √7 से तो √7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास 2/7, और ये क्या है p/q, यानी कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, 1/√2। अब देखिए इस केस में क्या है, 1 अपने पास एक रेशनल नंबर है, लेकिन √2 तो हमारे पास इरेशनल नंबर है ना, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 1 2 1 3 5 6 चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं अपने पास, इरेशनल नंबर होते हैं।
ठीक है। तो √2 क्या है अपने पास, इर्रेशनल नंबर है। अब डिफरेंट है ना, एक रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। हमने क्या देखा, जब डिफरेंट होते हैं तो जब डिफरेंट होते हैं तो उस केस में तो 100% इर्रेशनल आना ही आना है, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, तो कंबाइन मिला के क्या बन रहा है अपने पास, इर्रेशनल नंबर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2√2 पाई। अब देखिए 2 तो अपने पास एक रेशनल नंबर है, पाई अपने पास एक इर्रेशनल नंबर है, तो एक कंबाइन मिला के क्या बनेगा, इर्रेशनल नंबर बनेगा क्योंकि डिफरेंट है। अब आप पूछोगे कि पाई किस तरह से इर्रेशनल नंबर है, पाई किस तरह से इर्रेशनल नंबर है, पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है। तो देखिए आगे हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन भी है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, 22/7 के अप्रॉक्स होती है, अप्रॉक्स। ये इक्वल्स टू नहीं होती, एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, ये एग्जैक्ट p/q नहीं है। ये इसको हम मान लेते हैं कि ये 22/7 के सिमिलर है, अप्रोच कर रहा है 22/7 को, ठीक है। तो पाई की एक्चुअल में एक तो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं और एक क्या लेते हैं, 3.14 भी तो लेते हैं। दूसरी वैल्यू हम क्या लेते हैं पाई की, 3.14 भी तो लेते हैं। तो ये पाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 3.141592, ये आगे चलता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, आगे बढ़ता भी जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो पाई आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब 2 रेशनल नंबर है, पाई इर्रेशनल नंबर है, दोनों डिफरेंट आ गए ना, दोनों डिफरेंट आ गए ना। तो डिफरेंट में क्या आता है अपने पास, एक इर्रेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्रैकेट में दिया हुआ है अपने पास 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। अब ये अपने पास हमको इसको मल्टीप्लाई करके बताना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के अपने पास 2 तरीके हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, देखिए इन दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट को पकड़ लीजिए आप। हमने मान लीजिए ये वाला ब्रैकेट पकड़ लिया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखा ये वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लिखा ये वाला ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट 2 बार लिख लिया, ठीक। अब ये जो पहले ब्रैकेट में जो ये जो साइन है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, वो हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया। ये वाला जो साइन था ये हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया, ठीक। अब इस ब्रैकेट का एक नंबर हम यहाँ पे ले आए, एक नंबर हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फिर क्या बचा अपने पास, 3 ब्रैकेट में 2 + √2 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना आता ही है, 3 2 = 6 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो 3√2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2√3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो क्या आएगा, √6 आएगा। तो ये अपने पास हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका भी क्या है, जिसमें हम ये वाला जो स्टेप है, ये बीच वाला, इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। वो कैसे आता है, देखिए पहले ये जो 3 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस √3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस √3 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, ये 3 है, ठीक है, इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा है अपने पास, 6 बन रहा है, लिख लिया 6, ठीक है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। अब 3 को हमको √2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या, देखिए 3 है अपने पास, ये प्लस का 3 है, ठीक है, और √2 कैसा है, प्लस का ही तो √2 है, प्लस का √2 है। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 3√2 आएगा, और वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस 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 होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस का √3 आएगा ना, प्लस का 3√2 आएगा ना, लिख दिया हमने यहाँ पे प्लस का 3√2, ठीक है। अब प्लस का √3 है, प्लस के √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एक तो ये वाला स्टेप हो गया। अब √3 है किसका, प्लस वाला, प्लस के √3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी प्लस का ही है, तो प्लस 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 आएगा और 2√3 आएगा। तो अब यहाँ पे लिख दिया प्लस का 2√3, ठीक। अब इस √3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से, प्लस का √3 है और प्लस का ही √2 है, प्लस का √3 है और प्लस का ही क्या है,
2√2 है, तो प्लस प्लस तो प्लस आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और √3 और √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का √6 आएगा। ठीक, तो एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया। अब इन सब को बस कंबाइन करके लिख देना है अपने पास, 6 + 3√2 + √32 + √6। तो देखिए यहाँ पे भी सेम आंसर आया, यहाँ पे भी सेम आंसर आया। बस इसमें हमने क्या किया है, इस वाले में हमने ब्रैकेट तोड़ लिए। इस ब्रैकेट को एक बार यहाँ पे लिख दिया, 2 + √2, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 2 + √2, 2 बार लिख दिया। अब पहले वाले ब्रैकेट में जो साइन है वो हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया। ठीक है, अब पहला वाला नंबर इधर लिख दिया, दूसरे वाला नंबर इधर लिख दिया। अब सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, 3 + √3 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। हमको पता है a + b और ब्रैकेट में a - b की क्या प्रॉपर्टी होती है, a² - b²। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a² - b² कर देंगे। a क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या है यहाँ पे √3 है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। √3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना। देखिए रूट का मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2। अब इसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 3 बचेगा। तो 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ब्रैकेट में अपने पास √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। a + b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, a² + b² + 2ab होती है। ठीक है, तो a क्या है अपने पास √5, b क्या है अपने पास √2। तो √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 √5 × √2। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, वही सेम नंबर हो। जब भी कोई रूट में नंबर होता है और उसका ही स्क्वायर होता है तो केवल वही नंबर आंसर में आ जाता है। यानी कि √5 का स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, प्लस अब √5 × √2 क्या हो जाएगा, √10। तो 2 और √10 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 + 2 √10 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, √5 - √2, फिर ब्रैकेट में √5 + √2। तो ये भी सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b², √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, यानी कि 5 - 2 यानी कि 3। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वही जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पाई इरेशनल नंबर है या फिर पाई रेशनल नंबर है। हमसे पूछा गया है कि पाई इरेशनल नंबर है या पाई रेशनल नंबर है। ये हमसे कह रहे हैं कि पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई को हम इरेशनल क्यों मान रहे हैं, पाई हम रेशनल क्यों नहीं मान रहे। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं है। नो, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 22/7, इट इज़ अप्रोचिंग टू 22/7। ये 22/7 के नज़दीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है 22/7 के। ठीक है, ये तो हम इसकी रेशनल अप्रॉक्सीमेशन मान लेते हैं कि चलो ठीक है इसको 22/7 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए पाई को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे इरेशनल नंबर मानेंगे। यानी कि इस केस में हमको देखिए पता है पाई की जो 22/7 हम वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं 3.14। तो इस केस में ये वाली वैल्यू जीती 3.14 वाली, क्योंकि 3.14 की जो वैल्यू है, 3.14 की वैल्यू वो आगे 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 बढ़ती जा रही है, वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि पाई क्या है अपने पास, पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, 22/7 तो सिर्फ हम इसको कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए कर देते हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है हमको √9.3 को ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए बी ड्रॉ करनी है 9.3 की स्केल की हेल्प से। एक स्केल लेना है हमको और ए बी में 9.3 मेज़र कर लेना है। ए बी ड्रॉ कर ली 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब बी सी ड्रॉ करनी है हमको, वो भी स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर की। बी सी ड्रॉ करनी है वो भी 1 सेंटीमीटर की। पहले ए बी ड्रॉ करी स्केल से लेके 9.3 सेंटीमीटर की, फिर बी सी ड्रॉ करी स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है फ्रॉम बी एंड ए, फ्रॉम बी एंड ए बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास की हेल्प से ड्रॉ करते हैं और मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेते हैं। यानी कि देखिए अगर हमको बी से और ए से बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम बी पर नोक रखेंगे अपनी कंपास की,
बी पर कंपास की नोक रखेंगे और पेंसिल से हम इस पूरी लाइन का ए बी का जो डिस्टेंस है वो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस उस कंपास में हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, कंपास यहाँ पे रखा, पेंसिल से मान लो यहाँ पे हम इतना हम डिस्टेंस ले आए। ठीक है, तो वो हमारे पास कंपास के अंदर वो डिस्टेंस आ जाएगा। अब बी पर कंपास रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पे मार्क कर देंगे उसी डिस्टेंस को। अब कंपास को हम ए पे रखेंगे और पेंसिल से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, और सेम ही कंपास को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल से यहाँ पे मार्क कर देंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल से यहाँ पे मार्क करेंगे, वो मोर देन हाफ वाला जो डिस्टेंस है इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये अपने पास एक बाइसेक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, बाइसेक्टर आ गया। अब क्या करना है, अब हमको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ए टू सी ये वाला जो सेमी सर्कल है, अब हम ये ड्रॉ करेंगे। अब ये कैसे ड्रॉ होगा, टेकिंग क्यू एज सेंटर, क्यू को सेंटर में लेंगे। ये जो अपने पास जो पॉइंट था ना भाई, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब ये जहाँ पे ज्वाइन किया है, जहाँ पे ये ज्वाइन किया इसको हम क्यू पॉइंट मान लेंगे। अब इस क्यू पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल का सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्यू को रखेंगे हम कंपास पे, कंपास को हम रखेंगे क्यू पे और पेंसिल को रखेंगे ए पर। ठीक है, तो एक ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 90 डिग्री एंगल एट बी, 90 डिग्री के एंगल की हेल्प से हमको एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। कहने का मतलब है कुछ नहीं करना बेसिकली। जब हमने यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, अब इस जो बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट को और इस सेमी सर्कल को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से मार्क कर देनी है। तो ये लाइन क्या आ जाएगी अपने पास, √9.3 आ जाएगी। लेकिन ये जो √9.3 है ये तो सेमी सर्कल पर आई है ना, हमको तो नंबर लाइन पे दी हुई चाहिए, क्वेश्चन में तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आर्क बनाएंगे PR, आर्क बनाएंगे PR। वो कैसे बनाएंगे, डिस्टेंस एज बी पे हम कंपास रखेंगे और पेंसिल को हम P पर रखेंगे, तो वो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगा कंपास में। अब फिर B पर ही कंपास रख के P से R तक हम ये वाली एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो P और तो ये जो डिस्टेंस है BR, ये जो डिस्टेंस BR है ये अपने पास √9.3 आ जाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ए बी ड्रॉ कर लेना है 9.3 सेंटीमीटर का स्केल पे, फिर BCB स्केल से ड्रॉ कर लेना है 1 सेंटीमीटर का, फिर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बी से और ए से, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मोर देन हाफ कंपास में डिस्टेंस लेके। ये कट लग गया, ये कट लग गया, ये कट लग गया, ये कट लग गया, ज्वाइन कर दी। ज्वाइन करने के बाद कुछ हुआ भी तो होगा, हाँ हुआ है, ये क्यू पॉइंट अपने को मिला है। अब इस क्यू पॉइंट से और ए से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद भी तो कुछ हुआ होगा, हाँ हुआ है। बी से इस सेमी सर्कल पे जहाँ पे सेमी सर्कल आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन स्केल से बना लीजिए। ये जो बना ये रूट में 9.3 बना, लेकिन हमको तो नंबर लाइन पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कंपास को बी पर रखिए और इस पी से यहाँ पे आर, जहाँ पे भी ये डिस्टेंस तक आ रहा है आर तक, ये हम आर्क बना लेंगे। तो अब ये जो बी से आर तक ये जो डिस्टेंस है ये आया अपने पास √9.3। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जो ये जो रूट होता है ना, ये जो छत सी होती है ना रूट, ये कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। इसका मतलब यही होता है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में से इस रूट को हटाना है, डिनोमिनेटर में से इस रूट को हटाना है। कहने का मतलब है कि जो छत सी दिख रही है ना आपको, ये नीचे नहीं रहनी चाहिए। छत तो ऊपर ही अच्छी लगती है, नीचे फ्लोर पे नहीं अच्छी लगती। ठीक है, तो हमको रूट जो है वो डिनोमिनेटर से हटाना है। अब वो कैसे हटाएंगे, देखिए अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि अगर √7 है, ठीक है, तो बस √7 को ही ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। √7 अपॉन √7 तो क्या आ जाएगा, 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आएगा। √7 इंटू √7 क्या होता है, √7 का स्क्वायर, और √7 तो यहाँ पे √7 ही रहा। √7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7। हमको पता है कि किसी भी नंबर के रूट का अगर स्क्वायर होता है तो वो नंबर सेम नंबर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आंसर आया, √7/7। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब अगर दो हमको डिजिट्स दी हुई हैं, यानी कि 1 अपॉन √7 माइनस √6 दिया हुआ है। अब यहाँ से रूट को कैसे हटाएंगे, यहाँ से नीचे से छत को कैसे हटाएंगे, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो ये अपने पास क्वेश्चन लिखिए, वापस से क्वेश्चन लिख लिया। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लगाया था। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया था और मल्टीप्लाई का साइन लगाया था। ठीक, अब जो यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है ना इन दो डिजिट्स के बीच में, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे साइन लिखना है हमको।
यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको प्लस का साइन लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब जो सेम साइन हमने यहाँ पे लिखा है वही सेम साइन हम नीचे भी लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे अगर सिंपल क्वेश्चन था, √7 था, तो क्वेश्चन लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, √7 को ही ऊपर नीचे लिख दिया। यहाँ पे क्या है, अगर 2 डिजिट्स दी हुई हैं, माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, और वही प्लस का सेम साइन यहाँ पे लग जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन दिया होता तो यहाँ क्या लगाते, माइनस लगाते, और यहाँ पे भी क्या लगाते, माइनस लगाते, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 है तो √7 प्लस √6 ही आएगा। अब नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, तो a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी कि √7² माइनस √6²। अब ये तो √7 प्लस √6 ही रहा, और ये क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, √7 प्लस √6। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, 1/√5 प्लस √2। अब इसको कैसे करेंगे, हमने देखा है, क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, प्लस का साइन है यहाँ पे तो उसका उल्टा माइनस हो जाएगा, और माइनस ही फिर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² माइनस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो √5 माइनस √2/3 अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√7 माइनस 2, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन फिर से लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे √7 प्लस 2 ही रहा, ये a² माइनस b², √7 का स्क्वायर 7, और एक सेकंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या बना, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अब ये 2 है तो √7 का स्क्वायर तो 7 ही रहा, लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, तो 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ऊपर √7 प्लस 2 ही रहा, तो यानी कि √7 प्लस 2/3 अपने पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपने पास एक्सरसाइज 1.4, ये थी अपने पास एक्सरसाइज 1.4। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th NCERT के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमको 36/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो बहुत सिंपल सी है भाई, नीचे 100 है तो यहाँ पे हम डेसिमल इमेजिन करेंगे, और 2 प्लेस, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो 2 प्लेस लेफ्ट चले जाएंगे, यानी कि 0.36 अपने पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। अब हमको इसका काइंड बताना है कि ये कौन से काइंड का है, तो ये कौन से काइंड का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये देखिए, डेसिमल भी कई तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, इस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी और वो आपको हर एक क्वेश्चन में याद रखना है, तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए, जब हम कोई भी किसी भी मान लीजिए कोई बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, उसको स्कूल से अगर निकाल दिया जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको हमने निकाल दिया है स्कूल से, यानी कि उसको हमने टर्मिनेट कर दिया है, अब उसकी कहानी ख़त्म है, अब और इससे आगे वो कुछ नहीं बोलेगा। यानी कि डेसिमल के बाद अगर मान लीजिए 5-1 है, उसके बाद में कोई और नंबर नहीं है, केवल 5-1 तक ही ख़त्म है, इसकी कहानी यहीं पर ही ख़त्म है, ये स्कूल से अब निकाला जा चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेट कर दिया गया, अब इसके पास और कुछ नहीं है। वहीं अगर 0.514213 कुछ है, यानी कि अभी भी स्कूल में है बच्चा, ये टर्मिनेट नहीं किया गया है, ये तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, जब वो स्कूल से निकाल दिया गया तो अब तो उसकी कहानी ख़त्म है ना, लेकिन अगर वो बच्चा अभी भी स्कूल में है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अभी भी वो स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो अब इसमें भी 2 तरीके के केस हैं। एक होता है रिपीटिंग, वो अपनी गलती रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा है नॉन रिपीटिंग, तो भाई वो कहानी उसकी आगे बढ़ती गई, तो अब अगर वो सेम ही गलतियां कर रहा है, सेम ही नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर वो सेम गलती नहीं कर रहा है, हर बार वो आगे तो बढ़ रहा है, आगे तो उसकी कहानी बढ़ रही है, लेकिन हर बार कोई नया नंबर आ रहा है, हर बार कोई नई गलती कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब तो डेसिमल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल के बाद कोई और मतलब नंबर पूरी तरह से ख़त्म है, उसके बाद और नंबर आगे बढ़ ही नहीं रहा, स्कूल से निकाला जा चुका है वो, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो जिसकी कहानी आगे बढ़ती जा रही है, डेसिमल के बाद बढ़ती जा रही है। इसमें भी कौन से होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिसमें बढ़ तो रहा है लेकिन वो साथ में रिपीट भी हो रहा है वो नंबर, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन हर बार नया आ रहा है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, बढ़ भी रहा है आगे आगे, और हर बार नया भी आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब 0.36 है, क्या 0.36 के बाद कोई और नंबर आया, नहीं आया, केवल 0.36 पर ही कहानी खत्म हो गई ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जब आंसर अपने पास टर्मिनेटिंग है तो उसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो बच्चा स्कूल से टर्मिनेट ही कर दिया गया है तो अब तो उसकी कहानी खत्म है ना आगे। नेक्स्ट 1/11, पहले तो हमको 1 को डिवाइड करना है 11 से, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, लेकिन 10 11 से छोटा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 11 9 99, फिर 1 आ जाएगा। देखिए जैसे पहले यहाँ पे 1 था, फिर से 1 आ गया, यानी कि फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 छोटा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, यानी कि कहानी सेम रिपीट होती जा रही है। जैसे यहाँ पे शुरू में 1 था, अब यहाँ पे भी 1 आ गया, तो यानी कि रिपीट होगा, लेकिन ये रुक नहीं रहा, ये आगे बढ़ रहा है। फिर हम इसको किसी तरह से सुधारेंगे, फिर नीचे 1 आ जाएगा, फिर किसी तरह से सुधारेंगे, फिर नीचे 1 आ जाएगा, यानी कि टट हो जा रहा है, आगे इसकी कहानी बढ़ती जा रही है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। लेकिन कैसा है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसा है, रिपीटिंग है, क्योंकि 1 आ रहा है, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट 4 होल 1/8, ये मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, कैसे करेंगे, 8 4 32 + 1 33/8। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 33 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, क्या आ जाएगा, 8 4 32, फिर 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 8 2, फिर पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ाएंगे, तो 8 2 16, फिर 4 आ गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40, 8 5 40। जब हमने ये कर दिया 8 5 40, उसके बाद इसकी कहानी ख़त्म है, 4.125, इसके बाद इसकी कहानी खत्म है, अब ये टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके आगे रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। नेक्स्ट 3/13, तो 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, पॉइंट लगाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 13 2 26, फिर 4 आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 6 39, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 छोटा है 13 से, तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो 13 7 91। इस तरह से हम डिवाइड करते गए, तो आगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आया हमारे पास 120 में से माइनस करेंगे 117 को, तो क्या आंसर आएगा अपने पास, 3 आया, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, देखिए 3 ही यहाँ पर आया है ये, और 3 ही हमारे पास शुरू में था, 3 ही हमारे पास शुरू में था, यानी कि रिपीट हो रही है ना चीज़ें, तो यानी कि वो बढ़ रहा है आगे आगे, कहानी तो बढ़ रही है, स्कूल से तो वो निकाला नहीं गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट 2/11, यानी कि 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 11, फिर 9 आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, फिर 2 आया, फिर से 2 आ गया, शुरू में भी 2 था, फिर से 2 आ गया, तो ये नॉन रिपीटिंग तो है बट नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग, देखिए जब भी रिपीटिंग होते हैं तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि 0.18 है, तो 18 के बाद फिर से 1 आ गया ना, तो फिर से 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिख देंगे, 0.18 और 18 के ऊपर बार लगा देंगे कि यही चीज़ सेम चीज़ रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है, 0.18 फिर 18 फिर 18, यानी कि ये जो 18 है ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम 18 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 329 को हमको डिवाइड करना है 400 से। ठीक है, तो 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 400 8 से क्या आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड करते गए तो ये यहाँ पे आके 2000 पे आके कहानी ख़त्म हो गई, डिवीज़न पूरा हो गया अपने पास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, 0.8225। यहाँ पे अब ये टर्मिनेट हो गया, स्कूल से निकाला जा चुका है, अब आगे रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का कोई चक्कर नहीं है, टर्मिनेट ही हो गया है अब ये। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हम इसको 329 को 4 से डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको 100 जो नीचे आएगा उसमें डेसिमल लगा देंगे, तो ऐसी गलती मत करना, आपको पूरा का पूरा 400 से ही डिवाइड करना है, वरना आपका आंसर में कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1/7 है, अगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.142857 का बार, तो हमको फाइंड करनी है वैल्यू 2/7 की, 3/7 की, 4/5 की, 5/7 की और 6/7 की, इनको हमको वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा है भाई, 1/7 की वैल्यू दी हुई है तो 2/7 की कितनी होगी, भाई 2 को बाहर ले आओ और अंदर क्या लगाओ, यहाँ पे ब्रैकेट में 1/7, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है हमको 1/7 की वैल्यू से, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1/7 की वैल्यू से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 के बार से, तो क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए
देखिए 0.142857, 12 भी भूल जाइए, सिंपल सी बात है। 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.285714 और साथ में ऊपर 12 लगा दीजिए, ठीक है। उसी तरह से 3/7 की वैल्यू क्या आएगी, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 के बार से, तो सेम चीज़ आ जाएगी। उसी तरह से 4/5, 5/7, 6/7, बस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी ये 7 होगा यहाँ पे। उस तरह से 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसी तरह से 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, P/Q की फॉर्म में हमको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.6 बार, फिर 0.47 बार, फिर 0.001 बार। देखिए बहुत इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप यहाँ पे बता देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है अपने पास कि आपको ये चेक करना है कि डेसिमल से लगा हुआ होना चाहिए बार। सबसे पहली कंडीशन ये है अपने पास कि डेसिमल से लगा हुआ होना चाहिए बार। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे डेसिमल है, लेकिन जो बार है वो डेसिमल के जस्ट बाद में है ना, तो ठीक है, ओके है। इस क्वेश्चन में भी डेसिमल के बाद में बार है ना, ठीक है, ओके है। लेकिन इस क्वेश्चन में डेसिमल तो है लेकिन बार यहाँ पे है, बीच में एक कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये कि डेसिमल के बाद में ठीक बाद में बार होना चाहिए। दूसरी कंडीशन फिर उसके बाद ये है कि हमको जितने नंबर पे ये बार लगा हुआ है ना, जितने नंबर पे ये बार लगा हुआ है उसको उतने ही 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर 1 नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो उसको हम मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर 3 नंबर के ऊपर बार होता, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते 1000 से। जिस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप यानी कि डेसिमल के तुरंत बाद जो ये बार है ये ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 0.6 बार है तो डेसिमल के ठीक बाद में बार आ रहा है, हाँ ठीक बाद में बार आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पहला स्टेप की तो हमको बॉदर करने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड स्टेप पर आते हैं। क्या है कि भाई कितने नंबर के ऊपर बार है, तो 1 नंबर के ऊपर बार है, तो केवल इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको 0.6 बार को x मान लेना है, 0.6 बार को हम x मान लेंगे, ठीक है। अब तो x की वैल्यू यानी कि क्या है 0.666, भाई 6 के ऊपर ही तो बार लगा हुआ है तो 6 को कई बार लिख दो, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 6 को कई बार लिख दो, ठीक है। तो यानी कि x की ही वैल्यू 0.6 बार है और x की ही वैल्यू क्या है 0.6666, ठीक है। अब अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ गिवन जो था उसको x माना है और इसको ही इस फॉर्म में लिखा है, सिर्फ इतना किया है। अब हाँ, तो क्या था अपने पास, डेसिमल के बाद बार था, तो बस अब क्या कर देंगे, देखो जहाँ पे हमने ये x माना था ना, x माना था, फिर इसको दूसरी फॉर्म में ही लिखा था, तो इस वाले स्टेप को हम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 मानेंगे। x लेट किया था, फिर x को ही इसकी दूसरी फॉर्म में लिखा था, अलग अलग इसको तोड़ के, तो उसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x था तो अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और इसको भी जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डेसिमल है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा 6.66 और ये हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या आ जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो 9x आ जाएगा और 6.66 को माइनस कर देंगे हम 0.666 से, तो क्या आएगा 9x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 हम नीचे ले गए तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ी देर में करेंगे। 0.001 है, ठीक है, तो क्या डेसिमल के ठीक बाद में बार है, क्या डेसिमल के ठीक बाद में बार है, हाँ है, फिर फुलफिल हो रही है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमको अब ये वाला काम करना है। अब बार कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे बार है, तो यानी कि हमको मल्टीप्लाई किससे करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अब उससे पहले क्या करेंगे, गिवन कंडीशन है उसको हम x मान लेंगे, तो x इक्वल्स टू 0.001। अब इसको ही दूसरे फॉर्म में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 0.001 001 001 001 पे बार था ना, तो 001 फिर 001 फिर 001, ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करना है वो ये चीज़ डिसाइड करेगी, तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना था तो 1000x आ गया इक्वल्स टू, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1.001001, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बस बहुत सिंपल है। अब इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 से,
तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 999x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो x इक्वल्स टू 1/999 आ जाएगा। तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 इस पे, सेकंड पार्ट पे। 0.47 बार है, क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है? क्या डेसिमल के बाद में बार है? नहीं है, ठीक है, डेसिमल के बाद में बार नहीं है। तो इसको हम पहले हम क्या करेंगे, लाएंगे। सबसे पहले हम डेसिमल को बार के पास में लेके जाएंगे। वो कैसे लेके जा सकते हैं, सोचिए, 10 से मल्टीप्लाई करके, सिंपल। तो x था अपने पास 0.47, 7 के ऊपर बार है ना, 7 के ऊपर बार है ना, तो x इक्वल्स टू 0.4, तो ऐसा कैसा ही रहेगा, 7 बार बार लिखा, 7 के ऊपर बार है तो 7 बार बार लिखा जाएगा, 0.4777, ठीक। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 अपने पास। अब इसको जो डेसिमल है इसको बार के पास में लेके जाओ सबसे पहले, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इस x को 10, इसको इन सब को भूल जाइए, यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट। इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x इक्वल्स टू अब क्या आएगा 4.777, ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब अपने पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि डेसिमल के ठीक बाद में बार आ गया, 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम सेकंड वाला स्टेप देखेंगे कि कितने नंबर पे बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है। एक डिजिट के ऊपर बार है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 100x बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 47.77। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस होना है, लेटेस्ट इक्वेशन से डिवाइड होना है, लेटेस्ट इक्वेशन से माइनस होना है। 1 से माइनस मत कर दीजिएगा, अब 2 से माइनस होगा। ये 3 में से क्या माइनस होगा, 2 माइनस होगा। 3 में से 1 माइनस नहीं होगा जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, लेटेस्ट इक्वेशन माइनस होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100x में से माइनस कर देंगे 10x तो 90x आ जाएगा। 47.77 में से माइनस कर देंगे 4.777 तो क्या आ जाएगा अपने पास 90x इक्वल्स टू 43, x इक्वल्स टू 43/90। आ गया समझ में, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेसिमल के बाद में ठीक बाद में बार होना चाहिए, अगर नहीं है तो लेकर आओ, चाहे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़े x को, चाहे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बार उसके पास में आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में देखना है कि जो बार है वो कितने डिजिट पर है। एक डिजिट पर है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट पर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो लास्ट में जो इक्वेशन बनी है उसमें से माइनस कर दो उसकी प्रीवियस इक्वेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। एक्सप्रेस करना है हमको 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। बहुत सिंपल है, तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 10 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.9999। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 1। देखिए चलो ये बार वाले तो ठीक, इसको हम चलो ऐसे मान लेते हैं कि ये 0.9 बार है, ऐसे समझिए, ठीक है। ये क्या है, 0.9 बार है। तो क्या डेसिमल के ठीक बाद में बार है, हाँ है। ये था, मान लीजिए वाला क्वेश्चन हमको x ऐसे दिया होता है तो 0.9 बार, तो x इक्वल टू 0.999 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। क्या डेसिमल के ठीक बाद में बार है, हाँ है, तो उसको हमें को और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी कि क्या आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.99। अब ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, अब 2 में से माइनस कर देंगे 1 तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 9x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 1। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं अब हम। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन। क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 17 से, जाहिर सी बात है कि डेसिमल में ही आएगा, तो जब 1 को डिवाइड करेंगे, 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स कितने, मतलब रिपीटिंग डिजिट कितनी होंगी उस ब्लॉक में। जो रिपीटिंग ब्लॉक है, रिपीट जो हो रहा है चीज़ें, तो उसमें कितनी डिजिट्स हैं, मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हमको डिवीज़न परफॉर्म करने के लिए बोला गया है तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट क्या है कि अगर हमसे केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा होता, हाउ मैनी डिजिट्स पूछा होता बस, कि कितनी डिजिट्स हैं जो कि रिपीटिंग ब्लॉक में रिपीट होंगी, ठीक है। तो उसका क्या शॉर्टकट है कि 17 में से 1 को माइनस कर दो।
17 में से 1 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास कि 16 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट होंगी। अब हमको परफॉर्म करना है डिवीज़न, तो हम डिवीज़न परफॉर्म कर देंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे हम 17 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हम डिवाइड करते गए तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया, बाद में 1 आया, तो यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 आया, तो फिर से हमको वही सारा डिवीज़न परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो अब इन डिजिट्स को काउंट कर लीजिए, 0.0588235294117647। तो कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ही डिजिट्स हैं, 16 ही हमारा यहाँ से आंसर आया था। बस हमको इस क्वेश्चन में परफॉर्म द डिवीज़न लिखा है तो हमको डिवीज़न परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर केवल इतना सा क्वेश्चन होता तो आप 17 में से जस्ट 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर अब हम आते हैं। पी बाई क्यू के हमको ऐसे नंबर्स बताने हैं वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जो पी और क्यू में कोई कुछ भी कॉमन ना हो अदर देन 1, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि टर्मिनेट हो चुका है वो बच्चा स्कूल से, अब उसकी कहानी ख़त्म है, यानी कि उसके आगे अब और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब टटर नहीं होगा अब, यानी जैसे कि मान लीजिए 1 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, ये हमारा मतलब आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं। मैंने 1/2 का एग्जाम्पल लिया है, 3/5 का एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि 1/2 है, क्या इन दोनों में कुछ 1 के अलावा कुछ कॉमन है, 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहली कंडीशन तो अपनी फुलफिल हो गई। 3/5 में देखिए, क्या 3/5 में 1 के अलावा कुछ और कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, और तो कुछ नहीं आ रहा ना, 0.5 पे इसकी कहानी आके ख़त्म है ना, तो अब ये टर्मिनेट हो गया, तो हाँ ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है। अब 3 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30, यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म है, 0.6 पे इसकी कहानी ख़त्म है, अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब ये मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 8/7 है, 8 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास, देखिए मान लो हम डिवाइड करते गए लास्ट में क्या आया यहाँ पे अपने पास 50 और यहाँ पे 49, तो 50 में से माइनस करना है हमको 49, तो क्या आया नीचे, क्या आया 1, नीचे क्या आया 1, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 8 में से भी 7 माइनस कर रहे थे हम, तो यहाँ पे भी 1 आया था। पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे 10 आएगा, फिर से यहाँ पे 10 आएगा, यानी कि ये चीज़ रिपीट होगी, लेकिन रिपीट होगी यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर से इसकी ये वाली कहानी बढ़ेगी, लेकिन हमको तो टर्मिनेटिंग चाहिए था ना, तो ये वाला हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो आप ऐसे ही कोई पी बाई क्यू ऐसे ही सेलेक्ट करिएगा जिनमें कुछ भी 1 कॉमन ना हो और जिनकी कहानी वहीं पर ही आकर ख़त्म हो जाए, जो कि यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हमको 3 नंबर्स बताने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बहुत सिंपल है, ऐसे हमको डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जिनकी कहानी आगे बढ़ती जा रही है और नॉन रिपीटिंग है। बहुत सरदर्द हमें दे रखा है, मतलब हर बार कोई ना कोई नई प्रॉब्लम दे देते हैं, यानी कि कोई ना कोई कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो फिर बहुत सिंपल है, कुछ भी नंबर अपने मन से कुछ भी लिख लीजिए, 0.89725431 यानी कि इसकी कहानी आगे बढ़ रही है, डैश है, आगे कहानी बढ़ती जा रही है और नॉन रिपीटिंग है। देखिए एक भी मैंने नंबर रिपीट नहीं किया है, 6742 0.541771 कुछ भी आप यहाँ पे रिपीट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और किया था एक्सरसाइज 1.1 में, जिसमें हमको ये बताना था 2 रेशनल नंबर्स हमको दिए हुए थे और उनके बीच में रेशनल नंबर्स बताने थे। हमको 2 रेशनल नंबर दिए हुए थे क्वेश्चन में और उनके बीच में हमको रेशनल नंबर ही बताने थे, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a + b/2। फॉर रेशनल नंबर फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2। 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर बताने हो तो a + b/2 का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन अगर 2 रेशनल नंबर के ही बीच में हमको क्या बताने हो, इर्रेशनल नंबर बताने हो, तो क्या करेंगे, फॉर इर्रेशनल नंबर डिवाइड 5/7 एंड 9/11 फर्स्ट। इर्रेशनल नंबर में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इन बहरूपियों को ना सही फॉर्म में लेकर आना है। 5/7 को 9/11 को सबसे पहले हमको डिवाइड कर लेना है और डेसिमल फॉर्म में ले आना है। आप इतना ध्यान रखिए,
रेशनल नंबर में तो सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर वो हमसे दो रेशनल नंबर के बीच में ये बहरूपी है, भाई ये तो दो रेशनल नंबर हैं, एक ही फैमिली के नंबर हैं, इनके बीच में बहरूपी आ गया इर्रेशनल नंबर, तो पहले इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा ना। तो पहले 5/7 को 9/11 को इन दो रेशनल नंबर को सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन में ले आते हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। यानी कि 5/7 को हम डेसिमल एक्सपेंशन में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 0.714285, और फिर से ये 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 था, तो अब तो कहानी रिपीट ही होगी ना, तो उससे कहानी रिपीट करने से अच्छा बार ही लगा दो। यानी कि 0.714285 के ऊपर बार लगा दिया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, ये हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, ये हो गया 0.81 बार हो गया। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ ये जो दो फैमिली मेंबर्स के बीच में ये जो बहरूपिया बैठा था, इसको हमने सिर्फ इसका पर्दाफाश किया है, इसको सिर्फ हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लेकर आए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए हम ये दो रेशनल नंबर थे अपने पास 5/7 और 9/11। 5/7 को हमने क्या लिख दिया 0.714285 का बार, 9/11 को हमने क्या लिख दिया 0.81 का बार। अब इन दो के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालने हैं, तो भाई कोई से भी नंबर ले लो, जैसे कि ये 0.71 था, या ये 0.71 है, ये 0.81 है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई से भी नंबर ले लो, 0.72 ले लो, फिर 0.73 ले लो, फिर 0.76 ले लो, और आगे आगे कुछ भी नंबर बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमको बताना है इर्रेशनल नंबर है कि ये रेशनल नंबर है, ये जो हमारे पास दिए हुए हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, रेशनल नंबर जो होता है ना, अगर मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो भी रेशनल नंबर है, कोई टर्मिनेटिंग है तो वो भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो वो भी रेशनल नंबर है। या फिर आप ऐसे भी समझते हो जैसे कि इर्रेशनल नंबर है, अगर कोई चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी तो वो इर्रेशनल होगी, बाकी सब चीज़ रेशनल नंबर होंगी, ठीक है। यानी कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो इर्रेशनल होगा, और बाकी सारी भी जो भी चीज़ है वो रेशनल नंबर होगी। आगे बात समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग केवल इसी केस में इर्रेशनल नंबर होगा, नॉन वाले केस में केवल इसी केस में इर्रेशनल होगा, बाकी कुछ भी आए हमको मतलब नहीं, हमको रेशनली चिपकाना है उस पर, ठीक है। अब √23 है, इर्रेशनल नंबर है, हमको पता है, परफेक्ट स्क्वायर तो ये है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम रेशनल नंबर बोलते हैं ना, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो अब ये हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। रूट में 225 है, तो हमको पता है कि भाई 15 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल नंबर आएगा। 0.7396 ये भी रेशनल नंबर है, क्यों है, टर्मिनेट हो गया ना, आगे तो काश की कहानी बढ़ी नहीं रही, टर्मिनेट हो गया, अब टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, ठीक। अब 7.478478 ये भी रेशनल नंबर है। देखिए 478 रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, आगे इसकी कहानी बढ़ रही है, लेकिन रिपीट भी तो हो रहा है, हमारी हेल्प भी तो कर रहा है वो, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता तो वो इर्रेशनल होता, अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये भी इर्रेशनल, ये भी रेशनल में आएगा, ठीक है। अब 1.101000100001000001 टर भी कि मतलब आगे बढ़ी भी जा रही है इसकी कहानी, पर रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे 3 0 ले आया, यहाँ पे 4 0 ले आया, हमेशा कुछ ना कुछ नई गलती करे जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसकी कहानी आगे भी बढ़ी जा रही है, बट रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, केवल उसी केस में हम इर्रेशनल लाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, जो मैंने समझा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th NCERT के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसमें, ठीक है। पॉइंट 1 है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हाँ, एवरी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, अब देखिए हमको पता है कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, ठीक है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। तो सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, हाँ होंगे। सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, हाँ होंगे। लेकिन सारे रियल नंबर ना तो पूरी तरह से रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि भाई इर्रेशनल भी तो हो सकते हैं, और सारे रियल नंबर पूरी तरह से इर्रेशनल भी नहीं होंगे, क्योंकि भाई इर्रेशनल भी तो हो सकते हैं। तो लेकिन सारे जो इर्रेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होंगे। तो येस, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है हमको कि भाई पूरी एक नंबर लाइन है,
ठीक है, पूरी नंबर लाइन है, तो उस नंबर लाइन पे जो सारे पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट, क्या वो रूट m की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? नहीं। देखिए सुनिए, नंबर लाइन, ये पूरी हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, अनगिनत पॉइंट हैं, तो हम सारे पॉइंट्स को रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई नंबर लाइन में नेगेटिव पॉइंट्स भी तो आते हैं, और लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स को आप रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नेगेटिव पॉइंट्स को आप रूट में नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि फिर ये जो पूरा नंबर है ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ये रियल नंबर तो रहेगा ही नहीं। हमको पता है, देखिए जो नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होता है अपने पास रियल नंबर और एक होता है अपने पास इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में नेगेटिव आए, -2, रूट में -5, इस तरह से। और रियल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में नेगेटिव ना आए। रियल नंबर भी दो तरीके के होते हैं, हमने ऊपर देखा है, एक होता है रेशनल नंबर, ठीक है, और एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जो माइनस वाले जो नंबर है जो रूट में है, वो अगर यहाँ पे ये आ गया रूट में, तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, रियल नंबर नहीं कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन हम उसको रूट m की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि हम नेगेटिव वाले नंबर, भाई नंबर लाइन पे नेगेटिव पॉइंट्स भी तो आते हैं, लेकिन उनको हम रूट में नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो नहीं। एवरी रियल नंबर हमने अभी पढ़ा है, रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? भाई रेशनल भी तो हो सकता है। हाँ, एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, कुछ रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ़ नॉट गिव एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है क्या? सभी का इरेशनल होता है? नहीं। मान लीजिए 25 है अपने पास, 25 एक पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है, उसका जो रूट आएगा रूट 25 यानी कि 5, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, इसको तो हम p/q यानी कि 5/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है 4, इसका रूट क्या आएगा? रूट 4 यानी कि 2, तो 2 तो अपने पास एक रेशनल नंबर है ना, तो 2 को तो हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो इरेशनल तो नहीं है। लेकिन ये तो सारे जो स्क्वायर रूट्स है पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल नहीं है, कुछ रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमको रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? देखिए, रूट 5 को पहले हम तोड़ लेंगे 4+1 में। क्यों तोड़ेंगे इसमें? क्योंकि 4 अपने पास एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको 4+1 की फॉर्म में पहले तोड़ेंगे। अब 4 क्या है अपने पास? 2 का स्क्वायर है, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का हम गैप रखेंगे, 1 सेंटीमीटर का फिर 2 सेंटीमीटर का। कहने का मतलब है कि ये इक्वल गैप होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। हमने इस केस में 1 सेंटीमीटर का गैप माना है, तो 2 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे नाप लिया। अब हम एक कंपास लेंगे, कंपास को हम यहाँ पे रखेंगे 2 पर, ये पूरा अपने पास 2 हम देखें करना क्या चाह रहे हैं, हमको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं जिसकी ये क्या हो? 2 हो बेस, ये क्या हो? 1 हो। तो जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 25, सॉरी ये क्या आ जाएगा? 4+1 यानी कि ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? रूट 5। हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम बेस को हम क्या लेके चलना चाह रहे हैं? 2 लेके चलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 माना, हम यहाँ पे 1 माना, तो ये 2 सेंटीमीटर का हमने गैप यहाँ पे ले लिया। अब 2 पर हम आए, कंपास को हमने इस 2 पर रखा, ठीक है। हमारी जो पेंसिल है, हमने कुछ डिस्टेंस हमने यहाँ से नापा और हमने एक सेमी सर्कल बना लिया। कितना का भी हम ले सकते हैं। कंपास यहाँ पे रखा, पेंसिल की नोक हमारी यहाँ पर आई, पूरा हमने यहाँ पे इसको किसी भी डिस्टेंस का, ये कोई सा भी डिस्टेंस हो सकता है, उसको हमने यहाँ से नाप लिया। अब वो सेम डिस्टेंस जो है, कंपास फिर से हम यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल हमारी यहाँ पे रहेगी। पहले हमारा कंपास यहाँ था, पेंसिल यहाँ थी, ठीक है। अब कंपास सेम डिस्टेंस लेंगे, हम कंपास यहाँ पे लेंगे, एक कट यहाँ पे मारेंगे, सेम यहाँ पे कंपास रखेंगे, वही डिस्टेंस का एक कट यहाँ पे मारेंगे, फिर से कंपास यहाँ रखेंगे, एक कट यहाँ पे मारेंगे, फिर से कंपास यहाँ पे रखेंगे, एक कट यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। और ये इस पूरी लाइन को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे।
ये अपने पास एक परपेंडिकुलर बन गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम एक 1 सेंटीमीटर का हम गैप लेंगे, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का गैप मानेंगे, ठीक है, और हम यहाँ से उसको कट कर देंगे और फिर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर से सुनिए, 1 सेंटीमीटर का नाप के यानी कि 2 का हम मेज़र कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, पेंसिल से हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे 2 पर। अब कुछ डिस्टेंस लेके हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, कंपास को हम यहाँ पे रखेंगे, उतने ही डिस्टेंस को रहने देंगे कंपास में, और पेंसिल की नोक से हम यहाँ पे और यहाँ से कंपास लेंगे, फिर पेंसिल की नोक से यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर से कंपास यहाँ इस पॉइंट पे रहेंगे और पेंसिल की नोक से यहाँ पे मारेंगे, फिर कंपास यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की नोक से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर इस पूरी लाइन को ज्वाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर बन गया। अब वन कैसे बनाना है, इतना कंपास में डिस्टेंस मेज़र करेंगे 1 सेंटीमीटर का, और यहाँ से कंपास को रखेंगे यहाँ पे और पेंसिल से यहाँ पे उस पर मार्क कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आया, ये स्टेप 1 था अपने पास, ठीक है, यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर बना लिया था। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जब हमको क्या करना होगा, वन हमको चाहिए, तो इसको हम 1 मेज़र करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, पेंसिल से हम 1 वाला वो मार्क कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये अपने पास ये 2 आया, ये 1 आया, तो ये जो ज्वाइन हमने किया है ये अपने पास √5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। क्या बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। वो कैसे बनाएंगे, अब देखिए, एक हम पॉइंट लेंगे O, ठीक है, अब O से हम मेज़र कर लेंगे 1 सेंटीमीटर का गैप, जैसे हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप मेज़र किया था, ऐसे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 सेंटीमीटर की। अब हम यहाँ पे अपने कंपास को रख के फिर से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, जो कि होगा 1 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाला हो गया। अब हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, अब फिर से हम इस पर कंपास रखेंगे और परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ से, तो ये एक परपेंडिकुलर बन गया इस पर। अब इसको भी O से हमने ज्वाइन कर दिया। कहने का मतलब है, जैसे हम फर्स्ट वाले स्टेप में कर रहे थे ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, तो हमने यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से भी फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि हमको स्पाइरल बनाना है, यानी कि हमको बस जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जा रहे हैं ना, तो इसको हमको ओरिजिन से ज़रूर ज्वाइन कर देना है, हर एक पॉइंट को हमको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है, तो एक स्पाइरल जैसा हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 की। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th NCERT की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है हमें फाइंड करना है 64 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए, इन क्वेश्चंस की क्या ट्रिक होती है कि जैसे पावर में हमको 1/2 दी हुई है ना, तो नीचे जो भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे नीचे 2 नंबर है, तो हमको 64 को ऐसे ही कोई ऐसा हमको नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 2 हो, ताकि उसकी पूरी पावर 1/2 करके वो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। यानी कि हमको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 64 हो, अब वो कैसे ढूंढेंगे, हमको पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 64 की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 8 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर 1 यानी कि 8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 की पावर 1/5। अब हमको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसकी पावर क्या हो, 5 हो, ताकि 1/5 ब्रैकेट के बाहर आके 5 से 5 कैंसिल हो जाए और वो नंबर हमारे पास आंसर में आ जाए। हमको पता है कि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, तो 32 की जगह हम 2 की पावर 5 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और 1/5 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं, जैसे कि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, और उसी 2 अभी हम 2 की ही लाइन में चलेंगे। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, ठीक है। ये हो गए 2 वाले नंबर। उसी तरह से जैसे कि अगर 27 है तो वो क्या हो गया, 3 का क्यूब हो गया, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जैसे कि 125 होता है तो वो क्या होता है,
5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। और अगर याद भी नहीं कर सकते तो जैसे कि मान लीजिए 32 है, आप एग्ज़ाम में स्टक हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस नंबर की पावर 5 होके 32 आता है, तो कोई बात नहीं, 32 को भाई हमको टेबल तो याद है ना, टेबल क्या होती है कि 16 2 ज़ा 32 होता है, ठीक है। अब 2 को तो और नहीं तोड़ सकते हम, लेकिन 16 को तो तोड़ सकते हैं। 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब 2 को नहीं तोड़ सकते, 8 को तो तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ऐसा का ऐसा ही, इस 8 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और एक ये वाला 2 ऐसा का ऐसा ही, तो 1 2 3 4 5 मिल गया, 2 की पावर 5 मिल गया। 2 को 5 बार करने पे 32 आ रहा है ना, तो यानी कि 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 64 था, आपको नहीं याद आ रहा कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, कोई बात नहीं, टेबल्स पे आ जाओ। 8 8 ज़ा तो 64 होता है, ठीक है। 8 को और तोड़ लो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, फिर ऐसे 8 को तोड़ लो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 क्या हो गई यहाँ पे, 64 हो गई। अब लेकिन हमने 2 की पावर 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको नीचे यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे हमको 2 चाहिए, तो यानी कि हम यहाँ केवल इसी वाली स्टेप पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो यानी कि 8 2 बार आ रहा है ना यहाँ पे, यानी कि 8 क्या है हमारे पास, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे दिया होता 64 की पावर 1/6 दिया होता, फिर क्या करते, फिर तो हम अटक जाते ना भाई, 8 का स्क्वायर तो हमको याद है 64, तो फिर 6 कैसे याद रखते। तो इसलिए यहाँ से इस मेथड से हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या रखते, हम यहाँ पे क्या रख देते, 2 की पावर 6 की पावर 1/5, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2 हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे 125 है, हमने अभी देखा 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 125 की जगह क्या रख दो, 5 का क्यूब, और बाहर क्या है 1/3, ठीक है। हमने क्यूब ही क्यों रखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमें क्यूब ही चाहिए, ताकि नीचे वाला 3 कैंसिल हो सके इस वाले ऊपर वाले 3 से, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 5 हमारे पास आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन कैसा होता है, मान लीजिए ये होता है 2 to 5 की पावर 1/2 होता, तो फिर 2 to 5 किसका स्क्वायर है, हमको पता है कि 15 का स्क्वायर है, तो 2 से इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाता, 15 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, मतलब आप अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप टेबल्स के थ्रू कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करना है हमको 9 की पावर 3/2, वही सेम चीज़ है भाई हमको, ठीक है। 9 का क्यूब तो हम कर सकते हैं, लेकिन नीचे ये जो 2 है ये हमको दिक्कत दे रहा है ना, तो इसको ही रास्ते से हटाओ। नीचे वाले 2 को ऊपर कुछ ऐसा कोई ऐसा नंबर लाओ जिसकी पावर में 2 आ जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाए। हमको पता है 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बाहर क्या आ जाएगा 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 का क्यूब आ गया अपने पास 27। नेक्स्ट 32, देखो नीचे 5 आ रहा है ना, 32 देखते ही 2 की पावर 5 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 32 की जगह क्या लिख दो, 2 की पावर 5, बाहर क्या है 2/5, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 16 की पावर 3/4 है, हमने अभी अभी क्या देखा कि 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पहली बात तो याद आपको रखना चाहिए एग्जाम में, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो कैसे कर सकते हो, 8 2 ज़ा तो याद होता है 16, ठीक है। इस 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और ये वाला 2 ऐसा का ऐसा ही, तो देखो 2 4 बार आ रहा है ना, तो 16 की जगह क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, बाहर 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 125, देखो नीचे 3 है, हमने अभी पढ़ा है कि 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो इसकी जगह, 125 की जगह 5 का क्यूब, बाहर क्या है माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1 बचा। अब हमको पता है कि जब पावर माइनस में होती है तो 1/, में वो नंबर आ जाता है, जैसे कि 5 की पावर -1 है तो 1/5 की पावर 1 आ जाएगा। अगर 5 की पावर, मान लीजिए 5 की पावर अगर -3 होती तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, 1/5 की पावर 3, यहाँ पे पावर प्लस हो जाती, यहाँ माइनस थी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, बस 1/, में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 की पावर -1 तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 1, यानी कि 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई क्या करना है हमको, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए एक मेथड होता है, इनको बोलते हैं बेस, और ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं पावर्स, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं पावर्स, जो और जिनकी पावर चढ़ा हुआ है वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो अगर बेस सेम है, ये हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर बेस सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फ़र्क नहीं पड़ता पावर क्या है, पावर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस तो सेम है ना, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो और मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे कि 2 2 बार ना लिख के 2 एक ही बार लिख दो, ठीक है। अब पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, 2/3 + 1/5, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर, इसको एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, और 10 + 3 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो इक्वल टू 2 की पावर 13/15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1/3 की पावर क्यूब और इसकी पावर 7, तो इसको अलग अलग तोड़ लेंगे, पावर्स अलग अलग भी टूट जाती हैं, तो 1 की पावर 7/3 की क्यूब की पावर 7, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहा, और ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 21, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये जो ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है एक तरह से, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 7 21, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी अपने पास, ये क्या आ जाएगी अपने पास, तो 1/3 की पावर 21 आ जाएगी, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर -21, जैसे हमने अभी पीछे देखा। इससे अगर यहाँ पे जाना हो तो क्या करेंगे, 1/3 की पावर 21 कर देंगे, और इससे अगर ऐसे आना हो तो भाई 1 हटा दो, केवल 3 की पावर 21 रहने दो, वो भी माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है, इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है, लेकिन ये डिवीज़न का केस है, ऊपर क्या था, मल्टीप्लिकेशन का केस था। तो अब डिवीज़न वाले केस में अगर बेस सेम होती है, जैसे कि ये डिवीज़न वाला केस है और बेस सेम है, इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है, तो पावर्स क्या होती है, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। पावर्स क्या होती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। ऊपर क्या था, मल्टीप्लिकेशन का केस हो, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम पावर्स ऐड, याद कर लो, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम पावर्स ऐड, ठीक है। डिवीज़न में बेस सेम पावर सबट्रैक्ट। तो अब बार बार 11 लिखने की जगह एक बार 11 लिख दो, ठीक है, और पावर्स को क्या कर दो, माइनस कर दो एक दूसरे से। ऊपर वाली पावर में से माइनस होगी नीचे वाली पावर, फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर वाली पावर बड़ी है या छोटी है, ऊपर वाली पावर में से ही नीचे वाली पावर माइनस होगी, तो 1/2 में से माइनस होगा 1/4 इक्वल्स टू 11, ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1 की पावर 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन अपना, 7 की पावर 1/2, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 8 की पावर 1/2। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, इसमें पावर सेम है। ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था, बेस सेम थी, बेस सेम थी तो पावर्स या तो ऐड हो रही थी या सबट्रैक्ट हो रही थी, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीज़न का है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेस सेम नहीं है, इसमें बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो उस केस में क्या करना होता है, उस केस में नीचे वाले तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि भाई ऊपर वालों को शैतानी करने दो, हम तो अपना सिंपल सा जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में वही करेंगे, ठीक है। तो 7 क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, इन सब की कंबाइंड पावर बन जाएगी 1/2। यहाँ पे ना तो पावर्स ऐड हो रही हैं ना ही सबट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर्स 2 बार लिखने की बजाय पावर एक ही बार लिख दी गई, जैसे कि यहाँ पे इन वाले क्वेश्चंस में सेम जो चीज़ थी वो 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख दी गई, ऐसे ही यहाँ पे सेम जो चीज़ थी वो 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख दी गई। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे सेम जो चीज़ है वो 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख दी गई, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का केस था तो जो बेस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, 7.8 यानी कि 7 × 8 56 की पावर 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।